हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द आने वाला है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए जो है ना बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बना दिए हैं। और दोस्तों, धीरे धीरे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के कुछ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं सभी क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से याद करवा दूंगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको मेरे दोस्त सभी क्वेश्चन अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद भी हो जाएगा। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सह प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। क्या है मेरे दोस्त, सह प्रभाविता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं जो लिखा हुआ उसको बता दूं, फिर उसके बाद में हम इसको याद करेंगे। तो जब कोई कारक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे आप समझिएगा कि जब कोई कारक है, ठीक है ना, दो कारक हैं कोई, जब वो प्रभावी भी ना हो अप्रभावी भी ना हो, ठीक है ना, उसमें केवल प्रभावी का गुण ना जाए, केवल अप्रभावी का गुण ना जाए, जब दोनों साथ मिलके दोनों मिश्रित रूप से जब प्रभाव डालते हैं तो उसी को हम सह प्रभाविता कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिखा है, सह प्रभाविता। सह का मतलब क्या होता है, साथ साथ। प्रभाविता का मतलब प्रभावी। जब दो कारक हों और दोनों इस साथ साथ प्रभावी हों, मतलब कि केवल प्रभावी ही ना हो और केवल अप्रभावी ना हो, दोनों साथ लोग मिलके क्या करें, सह का मतलब साथ साथ मिलके जब प्रभाव डालते हैं तो इसी को हम सह प्रभाविता का नियम या फिर सह प्रभाविता कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हमने, ठीक है ना, आर आर लिया है, लाल है ये, ठीक है, आर आर क्या है, रेड लाल है, और स्मॉल आर आर क्या है, सफ़ेद है। ठीक है, इससे निकलेगा इगोमक तो क्या हो जाएगा, ये 2 आर है तो यहाँ पर 1 आर हो जाएगा, इससे निकलेगा तो 1 स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक, इनके बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर आर एक इधर का आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर जो कैपिटल आर और स्मॉल आर बना हुआ है, अब आप डेफिनेशन से मिला लीजिए कि हाँ ये सही है या नहीं सही है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आर क्या है, लाल है, और स्मॉल आर क्या है, सफ़ेद है। और यहाँ पर कौन सा बना, चितकबरे रंग। चितकबरे रंग वे रंग होते हैं जो सफ़ेद और लाल दोनों जब मिल जाते हैं तो वहाँ पर एक चितकबरा रंग का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद में जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, वो ना तो लाल है ना तो सफ़ेद है, दोनों मिक्स हो गए हैं। ठीक है, अगर केवल लाल होता तो प्रभावी हो जाता और केवल ये होता तो प्रभावी हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों ने मिश्रित मिल के क्या है, साथ साथ उन्होंने प्रभाव को डाला है। ठीक है, तो इसलिए कैसा हो गया है, लाल और सफ़ेद दोनों गुण आ गए हैं, और जिसमें लाल और सफ़ेद दोनों गुण होते हैं उन्हें हम चितकबरे रंग कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब हम इस कैपिटल आर और स्मॉल आर में कराएंगे स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब, स्व का मतलब होता है अपने या खुद, परागण का मतलब परागण। ठीक, तो हम इसी से अब हम कराएंगे परागण। दोस्तों यहाँ पर ये स्त्री पुरुष का ये चिन्ह हो गया, ठीक है ना। अब इसी से कराना है तो यहाँ पर हम इसको अलग कर लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका इसी से कराना है तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर इसी से करा देंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, तो कैपिटल आर 2 बार कैपिटल आर हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो यहाँ पर कैपिटल स्मॉल। दोस्तों यहाँ पर आप याद रखिएगा कि हमेशा जो कैपिटल होता है ना उसी को पहले लिखते हैं। ठीक, और इधर जब होगा स्मॉल स्मॉल तो स्मॉल स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर आपको इसका निकालना है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, आप इसको समझ लीजिए कि आप इसको अंदर से देख करना आपको पड़ेगा कि कौन कौन से सफ़ेद हैं, कौन चितकबरे हैं, कौन लाल हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्त अब इसको हम गिनेंगे तो यहाँ पर कैपिटल क्या होता है, लाल होता है, कैपिटल लाल। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, अनुपात लगाएंगे। अब यहाँ पर और कौन कौन सेम है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर 2 हैं तो 2 हो जाएगा,
स्मॉल स्मॉल 1 है तो यानी कि 1:2:1 इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न के उत्तर को बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों सेम उसी प्रकार का एक और है आपूर्ण प्रभाविता। दोस्तों ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार यानी कि लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप ये समझ गए हैं तो ये आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप मान लीजिए आपको थोड़ा समझ में ये नहीं आया है तो आप ये समझ जाएंगे तो आपको दोनों अच्छे से याद हो जाएगा। क्या है आपूर्ण प्रभाविता? तो जब दो लक्षणों में से एक कारक दूसरे पर आपूर्ण रूप से प्रभावी होता है। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, जब कोई दो कारक है, कोई दो लक्षण है, उनमें से जब एक दूसरे पर आपूर्ण मतलब आधा, आपूर्ण रूप से क्या हो जाए प्रभावी हो जाता है। वहाँ पर क्या था, मिश्रित दोनों मिल गए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, प्रभावी हो जाता है, तो उसी को आपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। आपूर्ण का मतलब पूर्ण मतलब पूरा, आपूर्ण का मतलब आधा। ठीक, यहाँ पर कैपिटल लाल, स्मॉल स्मॉल सफ़ेद, यहाँ से निकलेगा कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, मिलाएंगे तो कैपिटल स्मॉल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ना तो ये लाल बना है ना तो ये सफ़ेद बना है, यहाँ पर ये गुलाबी बन गया है। ठीक है ना, यानी कि दोनों ने मिलकर एक को क्या प्रभावी बना दिया। प्रभावी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर जो है इसने अपने गुण को प्रकट कर दिया, लेकिन वहाँ पर दोनों मिल गए थे। ठीक है ना मेरे दोस्त, सेम दोस्तों वहीं पर जो चित्र यहाँ पर है वही यहाँ पर है। अब दोस्तों फिर हम कराएंगे स्वपरागण। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल से कराएंगे दोस्तों, उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त हुआ था वही यहाँ पर दोस्तों बन गया है 1:2:1 के अनुपात में। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब इसका मैं आपको छोटा सा इसका निष्कर्ष बता दूं कि सप्रभाविता वह होता है जिसमें दोनों मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं। आपूर्ण प्रभाविता जिसमें कोई पूर्ण नहीं होता है, क्या होता है, आपूर्ण रूप से दोनों प्रभाव डाल देते हैं और कोई एक प्रभावी हो जाता है। तो मेरे दोस्त आशा करता हूँ कि आप इन दोनों को बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हमारा जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा कि जब अंतर पूछा जाता है तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अंतर लिखना होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे डीएनए और यहाँ पर लिखेंगे आरएनए। सबसे पहले आप इन दोनों का पूर्ण रूप लिख देंगे, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, ठीक है, शर्करा है, ये राइबो शर्करा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, डीऑक्सी राइबो शर्करा है और ये राइबो शर्करा है। दूसरा दोस्तों अंतर है थायमीन जो होता है नाइट्रोजन बेस होता है, डीएनए में क्या होता है थायमीन होता है। ठीक है, और लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, थायमीन के स्थान पर आरएनए में क्या होता है यू होता है यानी कि यूरेसिल होता है। दोस्तों ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपसे बहुविकल्पिक क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है, तो थायमीन, और आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या होता है यूरेसिल होता है। थर्ड दोस्तों है यह अनुवांशिक पदार्थ है, यानी डीएनए जो होता है एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, तो वे पदार्थ होते हैं जो पिता से संतान में जाते हैं, ऐसे पदार्थ, ऐसे गुण, अनुवांशिक गुण, जो ऐसे गुण जो पिता से कहाँ जाएँ पुत्र में जाते हैं, और यह एक अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है ना दोस्तों, और डीएनए जो होता है यह केवल केंद्रक के क्रोमेटिन सूत्रों में ही पाया जाता है, यानी कि जो डीएनए होता है वो केवल केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम शब्दों में आप इसके अंतर को आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो आगे बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्तव चक्र क्या होता है। ठीक दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आर्तव चक्र क्या होता है। तो मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, यानी जो स्त्रियां होती हैं, जो माताएं होती हैं, उनमें अंडाणु का निर्माण होता है कितने 28 दिन का एक चक्र होता है। ठीक है, एक माह का एक चक्र होता है। इसी चक्र को हम मासिक चक्र या फिर ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये केवल मादाओं में होता है। ठीक है, केवल फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता। यह 12 से 15 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है,
जब लड़कियां 12 या 13 साल की होती हैं, 12 या 15 साल की होती हैं, तभी से यह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर जो होते हैं इसके लिए आर्तव चक्र के लिए 2 हार्मोन जो होते हैं इसका नियमन करते हैं, LH हार्मोन और FSH हार्मोन। ठीक है मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि आर्तव चक्र में कौन से हार्मोन नियमन का कार्य करते हैं। तो LH हार्मोन और FSH हार्मोन नियमन का कार्य करते हैं। दोस्तों मैं आपको थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ, ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। ठीक है ना मेरे दोस्त, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप जो है सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही दोस्तों कम शब्दों में आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा मेरे दोस्त। ठीक है ना, आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भ्रूण कोश एवं भ्रूण पोष में अंतर बताइए। ठीक है ना, या तो फिर पूछ लेता है कि भ्रूण कोश किसे कहते हैं, या पूछ लेगा कि भ्रूण पोष किसे कहते हैं, या फिर अंतर पूछ लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भ्रूण कोश, यहाँ पर भ्रूण पोष। ठीक, भ्रूण जो कोश होता है इसमें 8 केंद्रक होते हैं, लेकिन भ्रूण पोष में अनगिनत केंद्रक होते हैं, इनमें कोई गिनती नहीं होती, न जाने कितने होते हैं। भ्रूण जो कोश होता है इसमें जो मादा जनन इकाई को आश्रय देती है। ठीक है, जो मादा जनन इकाई होती है, जो मादा जनन होता है, जब मादा जनन करती है तो जो भ्रूण कोश होता है ना, उनको क्या आश्रय देता है, उनको रहने का स्थान देता है। लेकिन भ्रूण पोष पोषण देता है। आप याद कैसे रखेंगे, तो कोश का मतलब क्या होता है, जैसे कोई स्थान, घर जिसमें उनको आश्रय मिले। पोष का मतलब पोषण। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पोषण देगा, लेकिन ये क्या करेगा, उनको आश्रय देगा। थर्ड है मेरे दोस्त, सभी आवृत बीजियों के बीजांड में पाया जाता है। यानी कि जो भ्रूण कोश होता है वो बीजांड में पाया जाता है, लेकिन जो भ्रूण कोश होता है वह एक बीजपत्री बीजों में ही पाया जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसको भी बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। दोस्तों ये सिंपल सा मैं आपको याद करा दूंगा, बस केवल आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लीवनहॉक ने की थी 1791 में संतरे के बीज में। ठीक, आप इतना याद कर लीजिए कि बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लीवनहॉक ने 1791 में संतरे के बीज में की थी। अब हम इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। बहु का मतलब होता है बहु, पॉली, पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा, तो बहु का मतलब बहुत, भ्रूणता का मतलब भ्रूण। तो जब एक बीज से या फिर एक बीजांड से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो उसी को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, जब बहुत सारे भ्रूण, बहु मतलब बहुत, भ्रूण मतलब भ्रूण, जब एक बीज से बहुत सारे भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो उन्हीं को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 22 फरवरी से आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम शुरू हो गया है। ठीक है ना, शुरू होने वाला है। तो दोस्तों मैं जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस और जितने सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक उनको मैं करा रहा हूँ दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हो सके। अगला क्वेश्चन है अनिषेक फलन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अनिषेक फलन जो शब्द है इसको दिया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नोल। ठीक है, किसने दिया था, नोल ने अनिषेक फलन को सबसे पहले दिया था। जब अंडाशय से बिना निषेचन के, अंडाशय से बिना निषेचन के जब फल बन जाता है तो उसी को अनिषेक फलन कहते हैं। दोस्तों जो फल बनते हैं, जो आप खाते हैं फल, वो जो बनता है वो अंडाशय से बनता है, लेकिन जब अंडाशय से ना बन के किसी अलग पुष्प के भाग से बन जाता है तो उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है ना, उदाहरण के लिए अंगूर, केला, अनानास। इनको आप याद कैसे रखेंगे मेरे दोस्त, आप सिंपल से याद कर लीजिए कि अंगूर में आप देखेंगे बीज थोड़ा नहीं होता है। ठीक है ना, केला में भी बीज नहीं होता और अनानास में भी नहीं होता। केवल दोस्तों ये याद करने का ट्रिक है, क्योंकि अंगूर, केला और अनानास जो है ना एक प्रकार से सेम होते हैं। तो ये सभी जो हैं अनिषेक फलन के उदाहरण हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे, आपको लगभग 80% याद भी हो गया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के लिए इतना ही।
और अगर आप चाहते हैं कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती।